हेलो दोस्तों। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इंडियन एक्सप्रेस का। कल एक आर्टिकल आया था, द रूपी चैलेंज, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द करेंसी will have the advantage of the Indian economy, but a cautious approach is called for. So actually this article is about internationalization of currency, यानी हमारी करेंसी रूपी को इंटरनेशनलाइजेशन करने के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप बनाया, जिन्होंने एक रोड मैप रखा है कि किस तरीके से इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज किया जा सकता है, और उस रिपोर्ट को सबमिट किया है। ठीक है। ये रिपोर्ट एक्चुअल में ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर आधारित है। देखो, पहले रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, फिर सैंक्शंस लगे थे कुछ कंट्रीज पर, और इसके अलावा देखा जाए तो आपने सुना होगा कि स्विफ्ट मैसेजिंग को बैन किया था फॉर द रशिया। तो एक वेपनाइजेशन हो रहा है फाइनेंशियल सिस्टम का, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम को हथियार की तरह वेस्टर्न कंट्रीज यूज कर रही हैं। और जब इस तरीके से होगा, और हम लोगों का और बहुत सी कंट्री, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज का एक एक्सेसिव रिलायंस है ऑन डॉलर, तो वो चीज के लिए फिर विरोध होना शुरू होगा कि हम फिर डॉलर पर ही क्यों निर्भर हैं, अगर वो इस तरीके से सैंक्शंस लगाते हैं या फाइनेंशियल सिस्टम को एक हथियार की तरह यूज करते हैं। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस चीज़ को आज चेंज करना, डाइवर्सिफाई करना, सिर्फ डॉलर पर ही डिपेंड नहीं रहना इंटरनेशनल मार्केट में। तो इकोनॉमी जैसे कि इंडिया, तो इंडिया को बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहेगा इस फील्ड में। ठीक है। पहला तो ये कि एक्सचेंज रेट रिस्क जो है उसको कम किया जा सकता है। जैसे कि जब भी कभी हम लोगों को इसकी यूएस डॉलर की डिमांड को कम करना होता है, तो या तो इंडियन एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर जो होते हैं, जब भी हम यूएस के डॉलर की डिमांड कम करते हैं, घटाते हैं, तो हमारे इंडिया के एक्सपोर्टर इम्पोर्टर पे एक रेट का रिस्क रहता है, एक्सचेंज रेट का रिस्क होता है। मतलब देखो, ये शायद ये जो इसमें आर्टिकल में मैं पढ़ रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जो तभी समझ में आता है अगर आपने इकोनॉमी का बेसिक्स पढ़ रखा है। तब भी मैं थोड़ा बहुत इसमें समझाऊंगी कि एक एग्जांपल आप लेके चल सकते हो। जैसे मार्केट में किसी भी चीज़ की अगर डिमांड कब बढ़ती है, जब वो चीज़ कम होती है। ठीक है। और घटती कब है उसकी डिमांड, जब वो मार्केट में ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यही है कि जब भी यूएस डॉलर की डिमांड को कम करना होता है या कभी ज़्यादा करना होता है, वो डिपेंड करता है। और यूएस डॉलर की डिमांड को कम या ज़्यादा करने से हमारे इंडियन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पे यूएस डॉलर कम होंगे तो ऑब्वियस है कि यूएस डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी और इंडियन रुपीस कमज़ोर होगा। जिस अगर इंडियन रुपी कमजोर हुआ तो किसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? हमारे इंडियन इम्पोर्टर्स पर, जो बाहर से चीजें इंपोर्ट करके लेकर आते हैं इंडिया में। तो उन पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, और फायदा किसके लिए होगा? एक्सपोर्टर्स पे फायदा होगा। इसी तरीके से अगर यूएस के डॉलर्स की डिमांड को क्या नाम है, कम कर दिया जाए। कम कब होगी? जब यूएस डॉलर्स ज़्यादा अवेलेबल होगा और इंडियन रुपी स्ट्रांग होगा। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में एक्सपोर्टर्स को घाटा होता है, इंपोर्टर्स को फायदा होता है। तो यानी एक्सचेंज रेट का रिस्क बना रहता है। अगर हम डॉलर पर डिपेंड ही ना हो, इंडियन रुपी में ही चीजें करें, इंटरनेशनलाइजेशन हो हमारी करेंसी का ही, तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट का रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा इसमें यह है कि फॉरेक्स वार चेस्ट, मतलब फॉरेक्स, फॉरेक्स क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। जो फॉरेन एक्सचेंज का जो हमारे पास रिजर्व रहता है, तो वो उसको भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। वो हम क्यों रिजर्व मेंटेन करते रहते हैं कि कभी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो वहां काम आएगा, इस तरीके से। तो वो मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा, इसमें लिखा है कि फॉरेक्स रिजर्व को जो हमें मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, कि कोई भी अगर एक्सटर्नल वर्नेबिलिटीज आई कल को, तो हम उसको मैनेज कर पाए। तो अगर हम बाहर की करेंसीज पे डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे, तो वो चीज़ मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज है कि इकोनॉमी को लेस रिस्क पर रखें। अगर कोई सडन स्टॉप या रिवर्सल हुआ कैपिटल फ्लो का, कोई जो हमारे यहाँ कैपिटल फ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, अगर वो अचानक से रुक जाए या उसका उल्टा होने लगे कि हमें अपनी तरफ से ज्यादा पैसा देने पड़े, तो उस केस में इकोनॉमी लेस ना हो, वो रिस्क हम उस रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तीनों एडवांटेज है अगर इंटरनेशनलाइजेशन किया जाए रुपी करेंसी का। तीसरा, अब इसमें इस रिपोर्ट में कैसे, कौन कौन से मेजर्स लिखे गए? तो तीन टाइप के मेजर्स हैं: शॉर्ट टर्म मेजर्स, मीडियम टर्म मेजर्स एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स। तो शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या है? शॉर्ट टर्म मेजर्स
कैसे है कि यूनिफॉर्म अप्रोच रखी जाए, एक जैसी अप्रोच रखी जाए ट्रेड को डील करने के लिए, एक जैसी अप्रोच जैसे इनवॉइसिंग में, पेमेंट सेटलमेंट में, ठीक है, एंड रुपी या लोकल करेंसी में जब भी पेमेंट हो रही है, जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं अगर वो इंडियन करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट करते हैं तो उनको इंसेंटिव्स दिए जाए, ठीक है। इसके अलावा पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाए, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को और ज़्यादा सीमलेस किया जाए। मीडियम टर्म मेजर्स क्या हो सकता है कि टैक्स रिजीम्स जो है इंडिया की उसको सिंक्रोनाइज किया जाए, हाँ, और दूसरे फाइनेंशियल सेंटर्स और इंडिया के टैक्स रिजीम्स को। इसके अलावा बैंकिंग सर्विसेज को अलाउ किया जाए रुपी में वो सर्विसेज दे आउटसाइड द कंट्री। एंड लॉन्ग रन में अगर हम मेजर्स देखें तो उसमें यह है कि हमें रुपी को ऐड कराना है आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का एक एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट है, जहाँ पे कुछ कंट्रीज के करेंसीज को ऐड किया गया है पहले से ही, जो मेजर कंट्रीज हैं। जैसे इसमें जो मेजर कंट्रीज है इसमें यूएस इंक्लूडेड है, और इसमें अपना चाइना तक इंक्लूडेड है, और भी कुछ कंट्रीज हैं वो आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन सी कंट्रीज हैं। तो इसमें लॉन्ग रन में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन करेंसी को भी इंक्लूड किया जाए। अगर वो उस बास्केट में इंक्लूड हो गया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में अपनी करेंसी को यूज कर सकते हैं। हाउएवर अगर पाथ जो है, ये जो रास्ता है काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि देखा जाए तो सेंट्रल बैंक ने तो वैसे अभी जुलाई में अलाउड कर दिया है काफी सारी बैंक्स को कि वो सेटल कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को रुपी के अंदर विद 18 कंट्रीज के साथ, और लास्ट ईयर जुलाई में ये अलाउ कर दिया था। तब भी रशिया जो अगर प्रायोरिटी देता है तो इंडियन रुपी के अलावा वो प्रायोरिटी दे रहा है युआन और दिराम को मीडियम टर्म ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है, एज अ ट्रांजेक्शन मीडियम के लिए। और जबकि हमने काफ़ी ज़्यादा उस कंट्री से इंपोर्ट किया है ऑयल, लेकिन तब भी वो युआन एंड दिराम को ही प्रेफर कर रहा है। कुछ महीने पहले जो रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे डेनिस वेलेंटिनोविच मांटोरोव, उनका कहना था कि इंडिया जो है इतना ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहा है, कम इंपोर्ट करता है रशिया से, दैट्स वाई इतना ज़्यादा इंपोर्ट नहीं किया है कि हम रुपी को यूज़ करने लगे, ठीक है, फॉर द सेटलमेंट। तो इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें जो रुपी का ट्रांजेक्शन है उसको फ्रीडम देनी है, फ्रिक्शनलेस फ्रीडम देनी है, मतलब, और इसकी ज़्यादा ये करना है कि फाइनेंशियल और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जो डेप्थ और ब्रेड्थ है उस पर भी ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंड द एक्सटेंट ऑफ द फ्रिक्शन इसी पे डिपेंड कर रहा है कि हम कितना फाइनेंशियल एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारी इंडियन रुपी की डेप्थ एंड ब्रेड्थ है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करेगा कि हमारी करेंसी को इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए। अब डेप्थ एंड ब्रेड्थ फाइनेंशियल और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कैसे बढ़ेगी, हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा, ट्रेड लिंक्स अदर कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे बनाने होंगे, और मोर ओवर जो स्पेस हम क्रिएट करेंगे रुपी को इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस दें। और इसके अलावा सबसे बड़े बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा कॉशियस अप्रोच को अपनाएं, बहुत सूझबूझ के साथ इस चीज़ को आगे मेजर्स को रखते हुए धीरे धीरे इस चीज़ में आगे बढ़े। तो ये था, तो आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि क्या है इंडियन करेंसी को इंटरनेशनलाइजेशन करने का नीड, कहाँ से शुरू हुई। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो सैंक्शंस लगाए गए, वेपनाइजेशन किया गया फाइनेंशियल सिस्टम का बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। और इसके फायदे क्या है, तो यहाँ पे 3 लिखे हैं कि ब्रिंग डाउन द एक्सचेंज रेट रिस्क, दूसरा reduce the need to maintain the forex reserve, and तीसरा है कि it also less the risk of sudden stops and reversal of the capital flow। और रिपोर्ट्स में क्या क्या मेजर्स लिखे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड द लॉन्ग रन, वो इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।